नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज। कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में केवल 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन दीदी ममता बनर्जी सरकार की मुश्किल बढ़ाने के लिए कमर कसती दिखाई दे रही हैं। 22 तारीख से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गई हैं। यूपीए सरकार से नाता तोड़ने के बाद ममता के इस कदम से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई लगती हैं, लेकिन बीजेपी ने दीदी का हाथ झटक कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के लिए आगामी शीत सत्र की राह क्या होगी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी का मुंह देख रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन तैयार नहीं है। एनडीए की बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी के निवास पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि गठबंधन रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों ने वोटिंग प्रस्ताव लेकर आएगा। और क्या होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं संपत पात्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं, अनुराग केजरीवाल जी हैं और लोक सत्ता पार्टी के महासचिव हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अनुराग जी, मैंने आपको महासचिव कह दिया। आप प्रदेश अध्यक्ष आजीवन बने रहें, ये मेरी इच्छा है। और इसके साथ हर्ष डोभाल जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष डोभाल के साथ रजनीश भी हैं। रजनीश हमारे संवाददाता हैं और रजनीश फील्ड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप टमटा जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सब मिलके चर्चा करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा और कब से होगा। तो क्या समझते हैं, ये सबसे जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी को उतने लोग मिल जाएंगे क्या कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। सबसे पहले शुरू करते हैं अनुराग केजरीवाल से, क्योंकि जवाब के लिए हम जाएंगे संपत पात्र जी के पास। जी उदय जी, ममता बनर्जी हैज बिकम अ जोक इन द पार्लियामेंट वर्ल्ड। 18 सांसद होके एंड शी वांट्स टू ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस है के अगेंस्ट में, जिनके पास 300 सांसद हैं, उनसे कलकत्ता तो संभल नहीं रहा। इतने हास्यास्पद स्थिति करके बैठी हुई है कि हम यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और उनके पास सपोर्ट किसी का भी नहीं है। ये बार बार ये नो कॉन्फिडेंस करके उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमको कांग्रेस को निकालने का। पर भाई आपके नंबर्स ही नहीं है तो ये सब बातें करके कोई मतलब नहीं बनता है। जी बिल्कुल। आइए चलते हैं जरा रजनीश के पास और रजनीश से ये जानने की कोशिश करते हैं कि रजनीश को फील्ड में आज सारा दिन जो राजनीतिक गतिविधियां रहीं उसमें रजनीश की फील क्या है। क्या रजनीश ममता बनर्जी को सही नंबर मिल जाएगा, यानी 50 लोग मिल जाएंगे ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। रजनीश, देखिए उदय जी, राजनीति में कभी कुछ भी असंभव संभव नहीं होता। वो कोशिश में लगी हैं, हो सकता है कि बीजू जनता दल या फिर डीएमके और जयललिता जो भी पार्टियां हो सकता है मिल जाए, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनको 50 सांसदों का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिनके ऊपर विश्वास करते थे, पूरे एनडीए या फिर बीजेपी के ऊपर विश्वास की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम एनडीए के
के लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि परसों बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी से इन्होंने बात किया था, क्या हमें समर्थन दीजिए, हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो उनका ये था, इसीलिए आज सुबह 11 बजे बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, फिर उसमें तय नहीं किया गया। शाम को एनडीए की बैठक तय की गई कि जो ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या उसमें साथ दिया जाए। लेकिन पार्टी से यही निकल के आया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं होता। तो ममता बनर्जी जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती हैं, सबसे पहले वो 50 सांसदों के ऊपर विश्वास बनाए, तब उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएं, क्योंकि उनके पास 50 सांसद नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर पूरे एनडीए की बात करें, तो वो अच्छी तरह जानती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर नियम के अनुसार देखें उदय जी, तो 6 महीने तक आप सरकार का कोई घेराव नहीं कर सकते। अगर आपको बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ सकता है तो नहीं ला सकते, तो जिससे सरकार बच सकती है। और दूसरी तरफ एफडीआई वाला जो मुद्दा है, सरकार अपने आप से एफडीआई का जो नियम कानून है उसको बना सकती है। तो बीजेपी इस सबको सोचते हुए वो सिर्फ वोटिंग कराने के पक्ष में है, न कि अविश्वास प्रस्ताव में। तो ममता बनर्जी खुद अलग हो गई, अलग पड़ गई हैं पूरी तरह से। उनके साथ उनके सांसद भले हो सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि उनके साथ और भी पार्टियों के नेता या फिर सांसद रहेंगे उधर। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ रजनीश, हम फिर आपके पास लौट के आएंगे। इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर क्या कहा। जी, एनडीए ने अतः निर्णय किया है कि पूरे संसद के 2 सदनों में वोटिंग के प्रस्ताव के अंतर्गत इस निर्णय को अस्वीकार करने के लिए मोशन लाया जाएगा। जिन्होंने एफडीआई रिटेल के खिलाफ भारत बंद में उसका विरोध किया था और उसे अभूतपूर्व सफलता दिलाई थी, कि वो इस मोशन को सपोर्ट करते हुए एफडीआई रिटेल के निर्णय को अस्वीकार कराएं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी राज्य सरकारों से चर्चा, संवाद और सहमति के बिना रिटेल में एफडीआई को नहीं लाया जाएगा। यूपीए सरकार ने सदन के सामने दिए गए इस प्रामाणिक आश्वासन को बहुत ही खुले रूप से उसका उल्लंघन किया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एफडीआई के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गई हैं। ममता बनर्जी के कड़े रुख को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने इस मसले पर सीपीएम के नेताओं से भी बात की। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सरकार लोकसभा में अपने आंकड़ों के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही है। दीदी अकेले दम पर सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए सरकार से अलग हो चुकी ममता ने अब इसी मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने के लिए एक तरफा मोर्चा खोल दिया है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ी हुई दीदी इसके लिए वाम दलों से भी बात करने के लिए तैयार है। ওদের আমাদের বিরুদ্ধে ইগল লড়াই থাকতে পারে, আমার কিন্তু নেই। কারণ আমি মনে করি পলিটিক্যাল পার্টির ইডিওলজিকে আমরা কাউকে ইডিওলজিটাকে পছন্দ করি না করি এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু মানুষ হিসেবে কাউকে আমি অচ্ছুত মনে করি না, আনটাচেবল মনে করি না। এবং তাই আমি এখনো বলছি, আমি আগেও বলেছি আমি বামপন্থী সবাই খারাপ, এটা আমি কখনোই বলি না। এটা আজকে নয়, যা প্রথম দিন বলেছি আজকেও তাই কথাই বলছি। এবং সেই জন্য বলছি পরিষ্কারভাবে যে দরকার ওনাদের আনতে বলুন না। শুধু একটা নিশ্চিন্ত করতে হবে, তারা কংগ্রেসের সাথে ভাগবাটোয়ারা করে উইথড্র করবে না। শুধু একটা নিশ্চিন্ত করতে হবে। यूपीए सरकार को घेरने के लिए भले दीदी 10 कदम आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन वाम दल फिलहाल दीदी की तरफ एक कदम भी बढ़ने को तैयार नहीं। एफडीआई के फैसले पर वो सरकार की मुखालफत तो करते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर वो दीदी से सहमत दिखाई देते हैं। शायद वो ऐसा करके एफडीआई और महंगाई पर आम जनता की सहानुभूति को ममता के आंचल में डालने का जोखिम उठाने के हक में नहीं है। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन हम समझते हैं दैट विल नॉट बी द राइट टैक्टिक। अभी जो पार्लियामेंट में पार्टियों की समझ है और बनावट है, उसमें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी जीत नहीं पाएगी। So we don't want to make, politically it is not helpful for us. Forget about government. Why should we help the government to win a vote of confidence?
in parliament. मॉनसून सत्र के शुरू होने में बमुश्किल एक आध दिन ही बचे हैं और संसद के बाहर विपक्ष सरकार को चुनौती दे रहा है, लेकिन इससे सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर से विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं। शायद सरकार अपने सहयोगियों के रुख और विश्वास के आंकड़ों के अंक गणित की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त है। होनी चाहिए, सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना टर्म, अपना समय पूरा करेगी और समय पर चुनाव होगा। देखिए, कोई भी मोशन लाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बार बार कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत हम लोग सिद्ध करेंगे। कोई भी मोशन आए, किसी तरह का मोशन आए, सबका हम स्वागत करते हैं। ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने उनको खुल करके समर्थन नहीं दिया है। तो और उनकी तृणमूल कांग्रेस के पास जो एक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य संख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 50 से ऊपर चाहिए, वो संख्या भी उनके पास नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से उनका अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। ममता बनर्जी ने जिस तरह एफडीआई पर मोर्चा खोला हुआ है, उससे सरकार को सिरदर्द तो हो सकता है, लेकिन इससे उसकी स्थिति और सेहत पर फिलहाल कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दीदी हमले की धार को और किस तरह पैना बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो ममता बनर्जी जल्दी जल्दी बोलती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं, जल्दी जल्दी सोचती हैं, शायद ठहर के नहीं सोचती, इसलिए वो एक बेसिक बात नहीं समझ पा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिसे कि प्रकाश करात ने अपने भाषण में कह दिया, अपनी बाइट में कह दिया। प्रकाश करात ने कहा कि हम क्यों विश्वास दें सरकार को, यानी अविश्वास प्रस्ताव भी एक तरीके से विश्वास प्रस्ताव है। अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो वो सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव हो गया। ये ममता बनर्जी इस बारीकी को संभवतः समझ नहीं पाई, लेकिन इस पे एक कमेंट लेते हैं क्विकली प्रदीप टमटा जी से। कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस इतनी निश्चिंत क्यों है? क्या कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई थी कि ममता बनर्जी के साथ लोग नहीं आएंगे? प्रदीप टमटा जी। प्रदीप टमटा जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? लग रहा है हमारा संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन हम चलते हैं अनुराग केजरीवाल के पास, जो कि कुछ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बोलेंगे। अनुराग केजरीवाल के तुरंत बाद हम लोग चलेंगे संपत पात्र के पास। उदय जी, कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बैठी है क्योंकि उनके पास 300 से 305 एमपीज उनके साथ में जी। सबसे बड़ी इनकी जो इन्होंने गेम प्ले किया है कांग्रेस ने, उन्होंने एसपी और बीएसपी को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। जी जी। आज अगर किसी को भी कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरानी होगी तो एसपी और बीएसपी दोनों को जब तक एक साथ नहीं हटेंगे, इनके नंबर्स नीचे नहीं आते जी। सेकेंडली, ममता बनर्जी हैज अ हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो आप सबको को पता है कि ममता बनर्जी ने उनको लिटरली एक टांग पे नाच नचाया था जी। वो तो फेमस हो गया था M&M, ममता एंड जयललिता का, लेडीज का। तो इसलिए इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। विद जस्ट 18 एमपीज, और मुद्दा क्या है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ है कि हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। जस्ट 18 ममता बनर्जी की सुई, ग्रामोफोन की सुई की अटक गई है एक जगह, कि अटक गई है कि वो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। संपत पात्र जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ममता बनर्जी की ये सुई अगर वहां नहीं अटकती तो वोट देने वाले किसी प्रावधान के तहत, सेक्शन 184 के तहत क्या डिस्कशन संभव था? पहली बात तो है कि देखिए, आपने शुरू में जो कहा कि हमने भाजपा ने हाथ झटक दिया है ममता जी से, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी हाथ नहीं झटका है, बल्कि कल भी आपको ध्यान होगा बलबीर पुंज साहब ने स्वागत किया था। जिस आक्रामकता के साथ और जिस गर्मजोशी के साथ ममता जी एफडीआई के मुद्दे पर आक्रमण कर रही हैं, उसका स्वागत है, क्योंकि एफडीआई का जो मुद्दा है वो पूरे विपक्ष का मुद्दा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार ने वायदा किया था दिसंबर के महीने में 2011 में, प्रधानमंत्री ने स्वयं दोनों सदनों नहीं,
बात ये बिल्कुल ठीक है और उन्होंने स्वागत किया, ये बात भी हम सब जानते हैं। अगर स्वागत किया और उनकी आक्रामकता का अगर बहुत ही स्वागत उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जो आप इशारों में पूछना चाहते हैं, विरोध क्यों? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, हम अभी जो हमने एनडीए की बैठक की उसमें ये निर्धारित किया गया है कि हम भी वोटिंग की तरफ जाएंगे, दोनों ही सदनों पे रिजोल्यूशन लाके एफडीआई पे वोटिंग कराएंगे। किंतु जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, मैं बता दूं उदय जी, इस पे अभी तक चिंतन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने नकार दिया है, हम अविश्वास प्रस्ताव की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु एक विषय इसमें ध्यान करने योग्य है, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये कोई भावना में बहने वाला विषय नहीं है, संख्या मत है, इसमें संख्या बल प्रबल होता है और चूंकि लोकतंत्र संख्या के आधार पर चलता है तो चिंतनीय विषय है। इसलिए पार्टी और एनडीए की घटक दल इस पर चिंता कर रही हैं और जब मौका मिलेगा तो अवश्य इस ओर आगे भी बढ़ेंगे। जी, इसके पहले भी पार्टी ने कई बार इस तरीके से चिंता की और बैठक भी की, लेकिन तब तक कुछ दिनों के बाद वो समय निकल गया। वो ये हमने राष्ट्रपति के चुनाव के समय देखा संपत जी। लेकिन हम चलते हैं हर्ष डोभाल के पास। हर्ष डोभाल का क्या इसमें कहना है? हर्ष डोभाल जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने उनका विरोध नहीं किया और हमने ना नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं, हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और इन चिंतन के बाद जैसे ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे हम बता देंगे। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या ममता बनर्जी के साथ कभी जाएगी अविश्वास प्रस्ताव के लिए? हर्ष डोभाल जी। कि कुछ जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा विरोधाभास तो है जी, और वो पूरे एफडीआई के मुद्दे को लेकर है। आप देखिए कई सारी पार्टियां, पूरा सेंटिमेंट जो है एसपी ने कहा हम इसके खिलाफ हैं, करुणानिधि जी कह चुके हम इसके खिलाफ हैं। जाहिर सी बात है, वॉलमार्ट का जो पूरा हिस्ट्री है अमेरिका में, उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, कई देशों में चल रहे हैं, लीगल सूट चल रहे हैं, लेबर वायलेशंस, हेल्थ राइट्स वायलेशन, तो काफ़ी ये संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की फॉर्म में जो कि इस समय एक मुद्दा स्पेसिफिक नहीं है, उसमें शायद स्ट्रेटजिकली ना बीजेपी के लिए पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद है, न लेफ्ट के लिए, न बाकी पार्टियों के लिए, और संख्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि अगर यह विश्वास प्रस्ताव नहीं आता है या आने के बाद गिर भी जाता है तो ये हो सकता है कि कुछ दिन के लिए कांग्रेस को थोड़ा नैतिक साहस मिले, या एक तरह का, जैसे प्रकाश करत जी ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव उनके पक्ष में चला जाएगा। लेकिन अगर एफडीआई पे डिबेट होती है, प्रकाश करत ने कहा कि हम बीजेपी के साथ खड़े होने को तैयार हैं, तो एफडीआई का मुद्दा अगर स्ट्रेटजिकली सही तरीके से पेश किया जाता है तो कांग्रेस की कठिनाइयां खत्म नहीं होती अविश्वास प्रस्ताव के न आने से या इवन गिर जाने से। जी बिल्कुल संभव है, आप जो एनालाइज कर रहे हैं ठीक है। सरकार अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है, लेकिन एफडीआई के मुद्दे पर 184 के तहत अगर चर्चा होती है तो वो एक इशू पर है जो कि एफडीआई पर है। एफडीआई पर मायावती और मुलायम सिंह का रुख लगभग साफ है कि एफडीआई का विरोध होगा और डीएमके का भी रुख साफ है कि इसका विरोध होगा। लेकिन यही जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के रूप में ममता बनर्जी एक कोई चीज़ लाएंगी, कोई मोशन लाएंगी, तो संभव है कि ये सारे लोग सरकार के साथ हो जाएंगे। शायद यही परेशानी है और इसी परेशानी को कांग्रेस बखूबी समझती है। क्यों टमटा जी, क्या आप सहमत हैं हमसे? देखिए, मैंने जो आपने पहले कहा था कि ममता जी जिस दिन सरकार से समर्थन वापस लिया था उस दिन और आज के हालातों में कोई स्थिति बदली नहीं है जी। जब बदलाव में कहीं नहीं हुआ, सरकार को हमारे सहयोगी संगठन और बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों का समर्थन है, तो सरकार तो निश्चित है, सरकार को पूरा समर्थन है, सरकार के पास बहुसंख्यक मत है। इसलिए प्रतिपक्ष भी जानता है कि इस समय अविश्वास प्रस्ताव लाना उनके लिए कहीं से भी राजनीतिक रूप से अल्पपुण्य होगा जी। मुझे तो ये लगता है कि ये लड़ाई ममता बनर्जी का तीर हम पर नहीं है, ये तो विरोधी स्पेस की लड़ाई है जी। नहीं तो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसके पास 50 सांसदों का जो न्यूनतम जरूरत है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, वो नहीं है, और वो जोर शोर से दावा करे कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो इसका मतलब ममता बनर्जी नई विपक्षी नई मुल्ला है, वो विपक्ष में अपने स्पेस के लिए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का अपना मामला है। जहां तक
एफडीआई का मामला है। एफडीआई में सरकार ने पहले से भी कह दिया है कि हम एफडीआई को मान रहे हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव निर्णय है, ये राज्य सरकारों को भी लागू करना है, ये उनके ऊपर भी है। टमटा जी, आपने हालांकि नहीं है, आप पिछले 10-15 सालों का अनुभव देश में है। जी बिल्कुल टमटा जी, हमारे देसी उद्योगपति, औद्योगिक व्यवसाय। टमटा जी, आपने हालांकि कहा कि ये विरोधी स्पेस के लिए ममता बनर्जी ये कर रही हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस की मदद कर रही हैं। क्यों? तभी आप भी इतने निश्चिंत हैं और ममता बनर्जी भी हल्ला हंगामा कर रही हैं। क्या कैसी संभावनाएं आपको लगती हैं? कुछ कांग्रेस के लेवल पर कुछ ऊपर की डील हो गई हो और ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। सबका सहयोग मिला हुआ है, राष्ट्रपति जी के पास सबके समर्थन है, तो कांग्रेस से सामने कहीं संकट ही नहीं आया था कि हमारी सरकार अल्पमत में है। हम तो निश्चित है पहले से। ये तो प्रतिपक्ष को अपनी लड़ाई को, वहां अपनी लड़ाई के, प्रतिपक्ष की स्पेस की लड़ाई थोड़ी देर के लिए प्रदीप टमटा जी थोड़ी देर के लिए अविश्वास प्रस्ताव को भूल जाइए और एफडीआई पर मोशन की बात कीजिए। एफडीआई पर मोशन 184 के तहत बात कीजिए। क्या उसमें भी आपकी सरकार और आपकी पार्टी निश्चिंत है कि वो मोशन हारेगा या जीतेगा? अब हमारे पास सारे दलों का समर्थन है, सहयोगी दलों का समर्थन, आउटसाइड से दे रही समर्थन दलों का समर्थन है, और ये स्पीकर का अपना प्रियोरिटेटिव है कि कोई, हमने किसी भी डिस्कशन से कांग्रेस ने और पार्टी ने साफ कर दिया, सरकार ने भी साफ कर दिया। अब 184 के तहत है, 193 के तहत है, ये माननीय लोकसभा स्पीकर का अपना जुरिडिक्शन है, और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि हम संसद के अंदर अपना बहुमत साफ करेंगे और अपनी स्थिति को रखेंगे। तो कहीं पर कोई संकट की बात नहीं है। मेनली है एफडीआई का सवाल है, पूरा देश देख रहा है। 15-20 सालों से रिटेल के सेक्टर में भारतीय उद्योगपति प्रवेश कर चुके हैं। उससे न किसानों को कहीं नुकसान हुआ, न छोटे व्यापारियों को कहीं नुकसान हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से उनको फायदा ही हुआ, नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो एफडीआई आने से नया पूंजी निवेश होगा, किसानों को एफडीआई को, और आप बोल रहे हैं। टमटा जी, मेरे ख्याल से ये इस पर ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है, क्योंकि वालमार्ट का विरोध किया, अमेरिका ने भी किया, और कहीं भी ये एफडीआई का मसला कहीं भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। ये पता नहीं कैसे हिंदुस्तान में बात की जा रही है। उदय जी, वी आर मिक्सिंग पॉलिसी विद एग्जीक्यूशन। ये जी प्रॉब्लम इज इन एग्जीक्यूशन, इट इज नॉट इन द पॉलिसी। जी, अनुराग केजरीवाल जी का कहना है कि हम लोग मिक्स कर रहे हैं ये पॉलिसी को और एग्जीक्यूशन को। संभव है, पॉलिसी इज वेरी गुड एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, लेकिन इसमें जो बड़ी बात जो कर रहे थे, हम बड़ी बात ये कर रहे थे कि क्या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अगर उचित अभी नहीं है, तो क्या 184 के तहत इस पे चर्चा अनिवार्य है? चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होगी अगर, क्योंकि इसमें भी एक पचड़ा फंस रहा है। इसमें है कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय पर चर्चा लोकसभा में नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा, हम चलते हैं संबित पात्र जी के पास, उनसे पहले पूछते हैं। जी संबित जी। देखिए, आज देश की राजनीति में एक बड़ा दुखद घटना यह है कि कांग्रेस बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। उसे लगता है कि उसके माथे पर कोई संकट का जो है बादल नहीं मंडरा रहा। जी, देश संकट में है किंतु कांग्रेस आश्वस्त है। ये बड़ा दुखद विषय है। किंतु मैं कांग्रेस से कह दूं, कांग्रेस के टमटा साहब उन्हें भी कह दूं बड़े आदर के साथ, कि लोग समझ रहे हैं और लोग कांग्रेस को इस संकट से उबारेंगे, उनको हटाकर। बिल्कुल संकट ना रहेगी कांग्रेस और ना रहेगा उनके ऊपर संकट। ये आगामी चुनाव में यथाशीघ्र होगा। किंतु जहां तक रिजोल्यूशन और उस पर वोटिंग का सवाल है, अभी मैंने टमटा साहब को सुना कि उन्होंने कहा कि समर्थन उनके साथ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं किन पार्टियों का समर्थन उनके साथ है, जब स्वयं सपा, बसपा, वाम दल, भारतीय जनता पार्टी, ममता जी की पार्टी, सभी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं कि वो एफडीआई का विरोध करती हैं। भारत बंद में सभी एक मंच पर थे, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो समर्थन कर रही है? उसके बावजूद भी अगर रिजोल्यूशन में वोटिंग में समर्थन नजर आएगा, तो मैं आपको उदय जी कहूं समर्थन क्यों नजर आएगा, क्योंकि सीबीआई नामक बटन भी इनके पास है, तो हो सकता है उसके बटन के दबने से कुछ समर्थन उनको मिले। ये बड़ा विडंबना का विषय है भारतीय राजनीति में कि सीबीआई भी जो है आज कांग्रेस के पास है, और सीबीआई जो है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना हुआ है। जी अनुराग, आप क्या समझते हैं? इसका मतलब कि कहीं स्ट्रैटेजी की कमी है।
अविश्वास प्रस्ताव पर ममता बनर्जी को अड़ना नहीं चाहिए और 184 के तहत ये ले आना चाहिए ताकि इस पर चर्चा हो और चर्चा में अगर सरकार हारती है तो सरकार चली जाए। सर, अगर इनके पास नंबर्स नहीं होते तो कांग्रेस का विल नेवर आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑन एनीथिंग। दे आर वेरी श्योर इनके पास नंबर्स हैं। आप पूरा विपक्ष एक साथ हो जाइए तो भी इनके पास 242 ही आते या 235 आते। एब्सटेन करा देंगे, कुछ भी हो जाएगा। सर, कुछ भी कर लीजिए आप। कांग्रेस इज कंफर्टेबली होम इन द मेजॉरिटी, सो दे डोंट बॉदर। एंड दूसरा, ऑन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाई विल दे आस्क फॉर एनी डिस्कशन? किस लिए? They will not play to the galleries. Congress will not play to the galleries. And for what? अच्छा, दूसरा, जब FDI लेके आता है उसमें बीजेपी भी तो इन्वॉल्व है। आज गुजरात में अनाउंस करते हैं ना कि हम FDI लेके आएंगे। तो I think there is something really wrong with the political establishment. They are just playing to the gallery. जब इच्छा था बोला जी हम इसके अगेंस्ट में हैं, नहीं तो हम इसके फेवर में हैं। जी। But it is not a bad policy. Let me tell you, it is not bad for the country. This policy is not bad for the country provided they can execute। चलिए, अनुराग का मानना है कि पॉलिसी खराब नहीं है, देश के लिए अच्छी बात है, एग्जीक्यूशन में कमी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के लब्बो लुबाब इसका ये है कि अगर अभी फिल वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी या ममता बनर्जी या कोई और 184 के तहत बहस कराता है तब सरकार पर खतरा हो सकता है। लेकिन अनुराग कहते हैं कि सरकार आश्वस्त है, कांग्रेस आश्वस्त है कि उसके पास नंबर है। एक बार इसका ले लेते हैं हम हालचाल रजनीश से कि रजनीश को क्या लगता है कि सरकार कंफर्टेबल है? सरकार क्या निश्चिंत है कि वो उसकी सरकार जाने वाली नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी? रजनीश, देखिए उदय जी, जब तक यूपीए सरकार के साथ सपा और बसपा है तब तक सरकार को कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि दो ऐसी पार्टियां हैं अगर ये यूपीए के साथ छोड़ दे तब उम्मीद हो सकती है कि सरकार जा सकती है। लेकिन ये दूर दूर तक कहीं नहीं है कि सपा और बसपा यूपीए के साथ छोड़ेंगी, क्योंकि यूपीए के साथ वो छोड़ ही नहीं सकती। जो उनके पास सीबीआई का, केंद्र सरकार के पास जो सीबीआई बटन है, जैसे चलिए ठीक है, ठीक, फिर हम आगे की बात आपकी समझ गए, आप क्या कहेंगे। अब हम जरा टमटा जी से पूछ लें। टमटा जी, आखिर आप लोग इतने निश्चिंत क्यों हैं? उसका राज क्या है, जरा बता दें। तो मैं कहूँ नहीं, मैं पहले तो ये कहूँ ये बड़ी दुर्भाग्य को हम अपने देश की संस्थाओं पर इतना विश्वास क्यों है? सीएजी पे आपने विश्वास जताया है, वो भी हमारे देश की संस्था है। करप्शन के सवाल आते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच कराएं, और आज और वही इस सीबीआई के सवाल पर हम उसको बार बार कटघरे में खड़े आदरणीय टमटा सवाल है। टमटा जी, कांग्रेस ने भी जब आपने अपनी बात कर लिया, कैग पर उंगलियां उठाई, कैग पर उंगलियां उठाई इसने, कांग्रेस ने और आप सब ने मिलकर। तो अगर दूसरे लोग सीबीआई पर उठा रहे हैं तो क्या गलती क्या है? देखिए, ये हमको देखना पड़ेगा। जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लोकतंत्र में सबका दायित्व है कि उनकी रक्षा भी करना। पक्ष का भी दायित्व है। दूसरी चीज है, सत्ता पक्ष का ही दायित्व है। सत्ता पक्ष का भी दायित्व है और प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रति आदर नहीं जताएगा तो बाकी लोग भी नहीं जताएंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी उसका एक हिस्सा है, और प्रतिपक्ष को भी इन संस्थाओं की रक्षा करना उसका भी दायित्व है। लेकिन एक मैं अगली बात पर जो आपका प्रश्न है जी, देखिए, आपने कहा है हम क्यों नहीं निश्चित है, क्योंकि जो हमको हमारी सहयोगी पार्टियां हैं जो सरकार में शामिल है और जो सरकार से बाहर है जी, वो जब हमको समर्थन दे रही है तो हमको फिर घबराहट की कहां पर जरूरत है? जी बिल्कुल जो ठीक है, सरकार में नहीं है, बात हम समझ गए, यानी पूरी तरह से हमारे साथ सहमत हम बात समझ गए टमटा जी कि आपको और आपकी पार्टी को पूरी तरीके से आश्वासन है दूसरी पार्टियों से जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। हर्ष डोभाल से पूछते हैं, हर्ष डोभाल क्या समझते हैं? हर्ष डोभाल, सपा और बसपा ने यूपीए की गठबंधन जी बिल्कुल प्रदीप टमटा जी, अब समझ गए, उसी बात को लगातार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अपनी जितनी भी पार्टियां हैं जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं उनसे आपको आश्वासन है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रहेंगे साथ साथ।
हर्ष डोभाल जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं थोड़ा सा प्रदीप भाई की बात से थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हूँ, जिस तरह से एफडीआई के पक्ष में कहा। शायद इनकी मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी में है इसलिए कह रहे हैं। एफडीआई का एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें भले ही जो तकनीकी तौर से इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, लेकिन अगर आप सहयोगियों का विद इन और जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं उनका रवैया देखें, कुछ ने अपने कार्ड क्लियर नहीं किए, डीएमके विरोध कर रही है, मुलायम जी विरोध कर चुके हैं, तो लगता नहीं कि कांग्रेस के पास इस तरह का मैंडेट था या है कि वो एफडीआई को इंट्रोड्यूस करे। जी। रही बात एफडीआई के अच्छे होने की देश के लिए, और लोगों ने कहा कि साहब इम्प्लीमेंटेशन खराब है। जिन देशों में एफडीआई है और वॉलमार्ट जिसकी मैंने बात की थी, अमेरिका में कई शहरों में कई बार विरोध हुआ है, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, निकारागुआ में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, अमेरिका में केसेस चल रहे हैं। जी। एक बड़े तौर पे जनता ने वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों का, और एफडीआई के थ्रू ये आएंगी, इनका विरोध किया है। जहां शासन ठीक है, गवर्नेंस अच्छी है, भारत में आके कैसे अच्छा हो जाएगा ये बात समझ नहीं आती। जी। शायद अभी कांग्रेस को जो विपक्ष या लेफ्ट है, लेफ्ट और ममता का जो टेंशन है, ममता जो गेन करना चाहती है, लेफ्ट भी चाहता है, इस सारी जगलरी जो है पॉलिटिकल, इसके इस सर्कस में शायद उनको ये समझ आ गया कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू गिराया नहीं जा सकता, इसलिए आश्वस्त है। लेकिन एफडीआई का मुद्दा जीवंत है। मुझे लगता है अगर 184 के तहत इस पर बहस होती है, जिसमें कि प्रेसिडेंस है, और अगर इस पर बहस होती है और वोट के क्लॉज के साथ होती है, तो सरकार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती हैं। सवाल यही है कि जब सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी तब जबकि सेक्शन 184 के तहत इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस पर कोई बात नहीं हो रही है। ममता दीदी अगर अड़ी हुई हैं, ममता दीदी के ग्रामोफोन की सुई अगर कहीं अटक गई है तो अविश्वास प्रस्ताव पर अटकी हुई है। यह अविश्वास प्रस्ताव पर का जिद ये किसे मदद कर रहा है? सरकार को मदद कर रहा है, या विपक्ष का मदद कर रहा है, या उन लोगों की मदद कर रहा है जो चाहते हैं कि सरकार जाए? इसमें स्पष्ट इसमें ये स्पष्ट नहीं है। बहरहाल ये बात लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ममता बनर्जी के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे तो 184 का समर्थन अवश्य करेगी, ऐसा लगता है। अब हमारे लिए एक समय हो गया है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे फेसबुक पर हुए बवाल की और अभिव्यक्ति पर हथकड़ी की चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदीप टमटा साहब का आग्रह है, वो उन्हें कहीं जाना है, वो उठ के चले जाएंगे। प्रदीप टमटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट के आते हैं। इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एक कंपनी जो बेचती है सपने, एक कंपनी जो दिखाती है उम्मीद। साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का बड़ा खेल, भरोसे की आड़ में क्या है झोल। आरओसी गोवा क्यों करा रही है जांच, देखिए हमारी खास पेशकश। साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का सच, जल्द ही चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक
के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में। न्यूज़ लाइन में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एफडीआई पर। ब्रेक से वापस लौटने के बाद हमने कहा था, और हमारे अतिथि भी यही चाहते हैं, कि हम एक बार चर्चा करें फेसबुक पर, और जिन लड़कियों के फेसबुक अकाउंट पर प्रहार हुआ और जो उनके कमेंट्स पर बवाल हुआ मुंबई में, उस पर हम चर्चा करेंगे। सोशल नेटवर्क साइट के इस्तेमाल का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। लोग इसके जरिए अपने भावनाओं और विचारों का इजहार करते हैं, लेकिन पिछले दिनों मुंबई की एक लड़की की एक टिप्पणी और उसके बाद प्रशासन और पुलिस के रुख ने इस पर अच्छा खासा बवाल खड़ा कर दिया, और बात अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम लगाए जाने तक पहुंच गई है। अगर आप फेसबुक पर राजनीतिक मसलों पर टीका टिप्पणी करने के आदी हैं, तो इससे आपको बड़ी फजीहत झेलनी पड़ सकती है। पिछले दिनों बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई के बंद पर कमेंट करने वाली एक लड़की की एक टिप्पणी ने ऐसा तूल पकड़ा कि बात अभिव्यक्ति की आजादी तक आ पहुंची। शिवसेना के विरोध और बाद में उस लड़की की गिरफ्तारी ने पूरे देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। 18 तारीख की शाम को शाहीन नाम की इस लड़की ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, रोज हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। जब एक राजनेता की मौत होती है, वो भी स्वाभाविक मौत, सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। क्या किसी को याद है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या उन लोगों की मौत पर 2 मिनट भी मौन रखा गया, जिनकी वजह से हम आजाद हैं। सम्मान कमाया जाता है, लिया नहीं जाता, वो भी किसी से जबरदस्ती। किसी का बोलने का हक नहीं छीन सकते, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से कमेंट्स करने से लोगों की भावना भड़क सकती थी, इसीलिए अगर कानून अपना काम करता है तो उसका समर्थन हम जरूर करेंगे। कभी प्रिकॉशनरी स्टेप जो है स्थानीय अधिकारी उठाते हैं, और मैं समझता हूं कि किसी का इरादा ये नहीं रहा है कि उनको दंडित किया जाए, एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। फेसबुक पर टिप्पणी करने के अगले ही दिन शाहीन और उसके पोस्ट को लाइक करने वाले उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले शाहीन पर संचार उपकरण के जरिए अपमान करने और धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया गया, जिसे बाद में बदलकर अफवाह फैलाने का आरोप कर दिया गया। शाहीन और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 15-15 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश हुआ। लेकिन शिव सैनिकों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ और उन्होंने शाहीन के चाचा की क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। ये तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है, वरना आप सोचो, उस बयान को हमने देखा, उसमें कतई कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, उसमें धर्म से कुछ दूर से भी लेना देना नहीं है। 46(4) में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप सूर्यास्त के बाद आप विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, और पुलिस ने पहले उनको जिस सेक्शन में किया, बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सुबह उन्होंने सेक्शन बदला, तो इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि उनके ऊपर लोकल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ऐसा कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। वो लड़कियां जिस कारण भी हो, उन्होंने जो फेसबुक पर जो अपनी भावना रखी या अपने विचार रखे, उसके लिए उनको गिरफ्तार करना उचित नहीं था। फेसबुक पर कमेंट और शाहीन की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल कि क्या शाहीन ने बंद के खिलाफ गलत टिप्पणी की? सवाल कि क्या इस मामले में पुलिस ने कानून का बेजा इस्तेमाल किया? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इसका जवाब हाँ, तो क्या इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। एक और सवाल ये है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सोशल जिम्मेदारियां क्या हैं, यानी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। हम नैतिक जिम्मेदारियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस पर भी अगर बात हो तो ज़्यादा अच्छी है। हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट हैं, सिर्फ प्रदीप टमटा जी कहीं चले गए हैं। हम आते हैं सबसे पहले अनुराग केजरीवाल के पास, और अनुराग केजरीवाल से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये उनका उठाया जाना, लड़कियों का गिरफ्तार किया जाना, ये एक बात है,
लड़कियों द्वारा कमेंट किया जाना ये दूसरी बात है, और शिवसैनिकों द्वारा रिएक्शन दिया जाना ये तीसरी बात है। आप क्या इन तीनों में तारतम्यता कोई देखते हैं? सर, शर्म के साथ कहना पड़ता है, ये कांग्रेस है, इस सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है बॉम्बे में, इसको इन शॉर्ट और स्ट्रांग वर्ड में बोल सकते नपुंसक सरकार है, जो कि शिवसेना से डरती है। इन लड़कियों ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं लिखा है, फर्स्ट। सेकेंडली, आप ये सोचे, दिस शोज द रिस्पेक्ट a common man has towards these nationalistic parties or these regional parties, and आप ये समझिए, उसके बाद आप आगे चलिए। अभी तो आप शिवाजी पार्क में आपने एक दिन उसमें वहाँ पे उनके अंतिम कार्य उसके लिए दिया, अब आज आप बोल रहे हो कि वहाँ पे आप उनका वो बना दीजिए, और मतलब पार्क पूरा खत्म कर दीजिए, जबकि वहाँ पे लाखों बच्चे खेलते हैं वहाँ पे। मतलब आई डोंट नो, पॉलिटिकल सिस्टम इज गोइंग हेवन एंड दीज गर्ल्स हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। कुछ भी इन्होंने गलत नहीं बोला, ना कोई ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज यूज किया, ना कोई ऑब्जेक्शनल बात यूज किया। ठीक है, आपका लीडर है, इट हैज हर्ट यू, तो इसका मतलब नहीं कि आप फिर सब कुछ बंद कर दोगे। ठीक बात है। इसके अंदर 542 लीडर लोकसभा में है, और इतने वहां पे हर असेंबली में है, वो तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा इस तरीके से। आपकी भी भावना है, हम उसका कदर करते हैं। हम चलते हैं मुंबई से हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़े हुए हैं, और उनके साथ उनके एक वकील मित्र भी हैं। हम उनसे पहले वकील साहब से भी पूछते हैं कि इस नियम के तहत उनकी जो गिरफ्तारी हुई वो सही हुई, और गिरफ्तारी अगर हुई तो उनके जो धाराएं लगाई गई वो क्या सही लगाई गई, और इसके साथ साथ ये भी और संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं और संजय मिश्रा से पूछते हैं कि क्या बवाल का जड़ क्या था, और उस लड़की की स्थिति अब कैसी है। वो बाहर तो आ गई है वहां से अपनी हिरासत से, लेकिन उस पर बंबई वासियों ने कैसे रिएक्ट किया है। संजय आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मैंने एक प्रश्न किया, आपने वो प्रश्न सुना क्या? कि मुंबई वासियों ने, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मुंबई वासियों ने उन दो लड़कियों की गिरफ्तारी पर और उनके फेसबुक अकाउंट पर जो लिखा उन्होंने कमेंट किया, उस पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की। मैं शिवसैनिकों की बात नहीं कर रहा, मैं आम मुंबईकर की बात कर रहा हूं। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से फेसबुक पर ये जो टिप्पणी की गई और उसके बाद उसे जो लाइक करने वाले व्यक्ति की, दोनों की गिरफ्तारी हुई, और जिस प्रकार से पुलिस उनके खिलाफ जो धाराएं पुलिस ने लगाई और उसके बाद उनको जमानत मिली, ये तमाम चीजें जो हुई है, उसमें मुंबई के तमाम इलाकों में गहमा गहमी का माहौल है। वहां पर यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि आप किसी की जो स्वतंत्रता है उसकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं आपस में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप तालाबंदी नहीं कर सकते, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति उसमें से ये भी चर्चा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर हम उसके वॉल पर कुछ पोस्ट करें तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये बात हो रही है क्या? बिल्कुल, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं यह बात हो रही है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से यह टिप्पणी फेसबुक। चलिए संजय मिश्रा, हम समझ गए आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम लौट कर आते हैं अपने स्टूडियो और चर्चा करते हैं संबित पात्र साहब से। आप क्या सोचते हैं संबित पात्र साहब?
देखिए उदय जी, मुख्यतः यह विषय शिवसेना और मुंबई के पुलिस का है जी। तो जहां तक भाजपा का विषय है, भाजपा के प्रवक्ता के नाते मेरा अधिक इसमें कुछ कहना नहीं है जी। किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से ही आपसे व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक फेसबुक में टिप्पणी के कारण पुलिस 21 वर्ष की एक लड़की के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करे और उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि देखिए फेसबुक उनका एक पर्सनल स्पेस है। उन्होंने पर्सनल स्पेस में अपने एक विचार को रखा जो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई दुर्विचार है। और जहां तक बाला साहेब जी का विषय है, वो तो इतने बड़े व्यक्ति हैं और मुझे लगता है आज अगर वो स्वयं जीवित होते तो क्रिटिसिज्म को मुस्कुरा कर लेते हैं। वो इतने बड़े शख्सियत हैं देश के, उनके लिए छोटी छोटी ये कंकड़ पत्थर कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो उनके लिए इज्जत का विषय होगा कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को हम परे करें और मुस्कुराते हुए बड़े दिल के साथ उनको हम विदाई दें, ना कि इस प्रकार से। जी, हर्ष डोभाल के पास चलेंगे। हर्ष डोभाल साहब, आप क्या सोचते हैं इस पर? 4 मुद्दे में थोड़ा सा 1-1.5 मिनट में बोलना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि फेसबुक पर क्या लिखा गया वो बात सामने आ गई जी। आप बीच बीच में सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप फेसबुक पर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिख दें। इन अदर वर्ड, जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब लोग सामाजिक उत्तरदायित्व का वो अपना दायित्व पूरा नहीं करते हैं, ये बात सच है। इस मेल में जिसकी बात हुई है ऐसा कुछ नहीं है। जो केस लगा है धार्मिक भावना वाला, अफवाह करने वाला, न इसमें अफवाह है नहीं, न कुछ धार्मिक नहीं है, भावनाओं के खिलाफ नहीं कुछ है। भी है जी। अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी, और थोड़ी देर पहले डिबेट चल रही थी कि साहब FDI ला रहे हैं बड़े देशों में, विकसित देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में। एक तरफ आप इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार एक डर में आके, एक तरह से शिव सैनिकों से डर के, उनका पॉलिटिकल एजेंडा के अंडर आके, उस प्रेशर में आके उनके एजेंडा को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इससे पहले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ जिस तरह से केसेस लगाए थे, सेडिशन लगा दिया था, ये तो कुख्यात हो गई मुंबई पुलिस जी। और आज अगर इस तरह से पुलिस, मार्कंडेय काजू साहब का बयान आया है कि अगर इस तरह से मुंबई की पुलिस कर रही है और वहाँ शिवसेना पावर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये केवल फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत तानाशाह, जैसे तानाशाही में होता है या पुराने युग में होता होगा। और देखने की बात यह है कि जिन लोगों ने शाहीन के चाचा के घर पर तोड़फोड़ की, उन पर क्या हुआ, इस पर ध्यान देने की बात है। प्लस अगर कांग्रेस की सरकार मानती है कि पुलिस ने गलत किया है और इसमें उन्होंने छानबीन करने के ऑर्डर्स दिए हैं, तो उनके खिलाफ चार्जशीटिंग और उनके खिलाफ किस तरह से केसेस होते हैं ये देखना होगा। यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए अगर आपको प्रजातंत्र को बचाना है। और संविधान में जो 19(1)(a) के अंडर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छूट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको बचाना है। नहीं तो मुझे डर लग रहा है इस तरह के जो रिपीटेडली जो बम्बई में हो रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ आप FDI की बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं और यू नो डेवलप्ड हो रहा है भारत, और दूसरी तरफ इस तरह के जो इस तरह की बातें हो रही हैं जी। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस ये कहती है अपने बचाव में, कह रही है कि वो प्रिएम्प्टिव मेजर्स थे। इतने ज़्यादा शिव सैनिकों का जमावड़ा और उसके बाद अगर कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए, इसकी वजह से मुंबई पुलिस ने वो कार्रवाई की। फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं है जी। इस फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना पड़े जी। अगर शिव सैनिक अपने आप से, अगर आपको डर लगता है कि इस मेल से कुछ भी हो सकता है, फिर तो हम तो आए दिन आम लोग कमेंट देते रहते हैं कि साहब किसी पॉलिटिशियन के लड़के की शादी हो रही है, बाहर भीड़ लग गई, सब बोलते हैं साहब हमारी शादी में तो चक्का जाम नहीं हुआ, तो आप क्या अरेस्ट कर लेंगे उनको जी। भाई कंटेंट क्या है फेसबुक का, ये तो देखिए। प्रिएम्प्टिव क्या होता है जी। मतलब आपने कुछ सांस ली और आप खतरा है, आपने मुंह से कुछ बोला, आप खतरा है। प्रिएम्प्टिव फॉर व्हाट, फियरिंग व्हाट, व्हाट आर यू फियरिंग, लेना पड़ेगा जी। सबसे बड़े खतरे हैं जी। बिल्कुल अनुराग जी, आप कुछ कह रहे हैं। फिर तो कांग्रेस के पॉलिटिशियन और शिवसेना के पॉलिटिशियन सबको को प्रिएम्प्टिव कस्टडी में लेना पड़ेगा, तो रोज ही खतरा बनते हैं जी। जितना बदतमीजी इन लोग करते होता तो कोई भी नहीं करता होगा। आम जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती इतना। वैसे वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड दे आर टेस्टिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। हम आप देखिए, इन्होंने मीडिया पे कर लिया, इन्होंने टीवी मीडिया पे कर लिया, इन्होंने आज फेसबुक को टैप कर लिया, टेलीफोन टैप नहीं। ये बहुत स्लोली ये सब टेस्टिंग कर रहे हैं एंड दे आर वेरी क्लोजली मूविंग। के कल को अगर इनकी सत्ता गई तो बोले हम इमरजेंसी वापस किसी तरीके से लागू कर सकते हैं।
चलिए हम फिर से वापस चलते हैं मुंबई में संजय जी के साथ। संजय मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ एक अधिवक्ता महोदय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम उनसे एक सवाल लेते हैं। संजय मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अधिवक्ता महोदय से बात कराएं और उनसे ये प्रश्न पूछें कि जो हुआ, मुंबई पुलिस ने जो किया, क्या वो होना चाहिए था? जी, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने जो किया वह क्या उचित था? ऐसा है कि मुंबई पुलिस के लिए दूसरी शर्मनाक घटना घटी है, द्वारा की गई है। ये मुंबई पुलिस ने नहीं किया, ये तो महाराष्ट्र पुलिस ने किया। पहली घटना जो घटी वो असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी थी देशद्रोह के मामले में। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ये बात भूल गई कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपने अग्रलेख में और स्वयं श्री राज ठाकरे जी ने इस बात का काफी विरोध किया था कि असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को इस बात के लिए लताड़ा भी था। इसके बावजूद जब यह घटना घटी है, फेसबुक के ऊपर जो स्टेटमेंट शाहीन ने दिया और उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी की गई महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तुरंत केस रजिस्टर करके तुरंत गिरफ्तारी की गई, इससे दो चीज साबित होती है। एक कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए किसी को भी गिरफ्तार करना, तुरंत केस रजिस्टर करने के पश्चात वो निहायती एकदम आराम से वो करती है। दूसरी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं जब असीम त्रिवेदी के गिरफ्तारी के समय आलोचना की थी, राज ठाकरे जी ने आलोचना की थी, और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पूरक थे, बहुत बड़े ये थे, उनके चीजों के बावजूद ये इस ढंग से उन्होंने गिरफ्तारी करके इन्होंने गलत कर दिया, मुंबई पुलिस ने गलती की। और तीसरी बात यह है कि ये साइबर क्राइम का जो उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A लगाया, वो इन्वेस्टिगेशन करने का जुरिडिक्शन उनके पास था ही नहीं, ये उनको साइबर क्राइम सेल के पास देना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं दिया। ये भी उन्होंने एक तरह से कानूनी रूप से गलती की है। चौथी बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी है कि जोगिंदर कुमार, जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था जस्टिस वेंकट चलैया ने, कि केस में एफआईआर होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और एफआईआर होने के बाद अरेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं रहता, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस केस के अंदर जब फेसबुक के अंदर स्टेटमेंट था तो गिरफ्तारी करने की कोई औचित्य नहीं था, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था बिना गिरफ्तारी के। जी, अब मेरा ये कहना है कि जो भी महाराष्ट्र पुलिस ने किया, जो भी मुंबई पुलिस ने किया, वो गलत किया। क्या उन पे कोई सजा हो सकती है मुंबई पुलिस की? क्या जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान है? देखो, ऐसा है कि जिन्होंने गलत किया है, दुर्भाग्य से ये है कि जिन्होंने फेसबुक पे लिखा था उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, वो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर वो कंपनसेशन के लिए वो रिट बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस लड़की ने लाइक किया था रेणु, वो तो 101% कंपनसेशन के लिए रिट पिटीशन वगैरह फाइल कर सकती है, सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकती है। और मुंबई पुलिस के जो अधिकारी जिन्होंने ये एक्शन लिया, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है इनिशिएट किया जा सकता है और ये डीजीपी को इनिशिएट करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस को ये टीच कराना बहुत जरूरी है कि कौन से केसेस में गिरफ्तारी करनी चाहिए और कौन से केसेस में गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। हमने देखा यह है कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें, जैसे कृपा शंकर जी का मामला है, उसके अंदर उन्होंने इतने बड़े स्कैंडल होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की। इतनी छोटी सी बात के लिए गिरफ्तारी करना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मेक देम एक्ट। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बड़ी बात आपने की। और साथ में जो ये बात आपने बताई कि मुंबई पुलिस को ये सिखाया भी जाना चाहिए कि किसे गिरफ्तार करना है और किसे गिरफ्तार नहीं करना है, यानी कि एक जो विम्सिकल तरीके से मुंबई पुलिस जो एक्ट करती है वो विम्सिकल तरीके से नहीं हो। और इसके लिए जो इशारा कर रहे हैं कि कोर्ट में अवश्य जाना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और जिस लड़की रिनी ने जो लाइक किया था उसे तो अवश्य ही जाना चाहिए था। बहुत कम समय है और बहुत क्विकली हम कमेंट चाहते हैं संपित जी से और अनुराग जी से। संपित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहाँ भी हिंसा है और जहाँ भी संविधान का सम्मान ना हो रहा हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है और उस चीज़ के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आना चाहती है। जहाँ तक ये फेसबुक वाला मसला है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि इसमें मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी,
क्या कॉम्पेंसेशन के लिए दोनों लड़कियों को, दोनों बच्चियों को हाई कोर्ट जाना चाहिए? देखिए, ये कानूनी मसला है, इसमें कोई कानून का विशेषज्ञ ही उन्हें सही सलाह दे सकता है, मेरा देना उचित नहीं होगा। जी, आप क्या सोचते हैं अनुराग? मैं तो उदय जी सीधा बात है कि मतलब क्या बोले, फुलिशनेस टू द कोर, एब्सोल्यूट, by the government, by the people over there, and police is not singled out, it is acts on the orders of the ruling party. जी, तो इसलिए पुलिस के लिए बोलना कि भी आप ऐसा आपके अगेंस्ट में वो करेंगे, that I don't think is a right way. जी, मतलब we should not मतलब accuse somebody else. It's कांग्रेस के जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे होम मिनिस्ट्री से, तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जी, संजय क्या आपके पास अधिवक्ता महोदय मौजूद हैं? क्या नाम है उनका? आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया उन्हें। जी, मुंबई हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनका नाम है निश्चय दीक्षित। और दीक्षित जी को हमारा धन्यवाद दीजिए, वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष डोभाल के पास चलते हैं अपने लास्ट कमेंट के लिए और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हाई कोर्ट में ये दोनों लड़कियां जाएंगी और जाना चाहिए? हाई कोर्ट में अगर ये जाती हैं कॉम्पेंसेशन के लिए, जी, हो सकता है इनको मिल जाए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। जी, 2 बच्चियों को आपने अरेस्ट कर दिया। आप गुंडों को अरेस्ट नहीं करते, माफियाओं को नहीं देखते। आप एक नई पीढ़ी को, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो आगे में, जिनको आप बोल रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बच्चे आगे आए और खड़े हों, उनको आपने अरेस्ट कर दिया। वो डर गई, उन्होंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया। कोई एक्शन नहीं होगा। अगर अरेस्ट किसी कानून का गलत इंटरप्रिटेशन करके हुआ है, उसी कानून में प्रावधान है कार्रवाई करने का। उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल डिसीजंस हुए हैं उनको अरेस्ट करने के, तो उस पर विचार होना चाहिए, उसके खिलाफ कैंपेन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावना प्रिएम्प्टिव। आप अगर किसी खास समुदाय के किसी लड़की को या किसी लड़के को अरेस्ट करते हैं, उनकी अगर भावनाएं भड़क जाए, आपका किस आधार पर आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी? मुझे लगता है बहुत संगीन मामला है और ये कोई छोटी सी बेवकूफ़ी नहीं है। ट्रेंड हो चुका है मुंबई में। पुलिस बहुत खुश हो जाती है कभी भी अरेस्ट करने के लिए। इस बात पे डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और इस पे जो भी कांग्रेस को सामने चाहिए, एक तरह से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किया, बहुत ही दुखद है जी। और माफी मांगनी चाहिए जी। तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस के साथ साथ मुंबई पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। मुंबई पुलिस के लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, जिसमें उनको ये सीख दिया जाना चाहिए कि किन्हें गिरफ्तार करना है, किन्हें गिरफ्तार नहीं करना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके मुंबई में ये लगातार हो रहा है और इसीलिए ये चिंता का विषय है। हमारे पैनलिस्ट के बीच में ये चिंता का विषय बना रहा। हम बहुत बहुत आभारी हैं हर्ष डोभाल साहब का जो हमारे साथ जुड़े, और अनुराग केजरीवाल साहब का जो हमारे साथ जुड़े और डिस्कशन को आगे बढ़ाया, संबित पात्र जी का जो हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़ाए, और सबसे दीक्षित जी जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े वकील साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मिश्रा आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है सुरेंद्र श्लेष ने। तो अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 1 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। गिर रही मीनार जैसे हम, एक बूढ़े की तरफ बीमार जैसे हम, खुद बनाई हैं इन्हें कैसे कहों तोड़े, और अब खुद भी हुए दीवार जैसे हम। रोशनी पानी हवा हासिल नहीं होती, जिंदगी खुद बोझ उस पर भार जैसे हम। दरअसल अपनी हकीकत आज समझी है, सिर्फ सपनों में मिले एक प्यार जैसे हम। जिंदगी क्या है तिलिस्मी जाल जैसे हम, आखिरी सहारे हुए अय्यार जैसे हम।
PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली।